Nigerians. वेलकम टू आवर चैनल ESZ अकेडमी। मैं दीपक कुमार सिंह, माई सेल्फ दीपक कुमार सिंह। मैं आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें आपको प्री हिस्ट्री के बारे में तीनों प्री हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में आपको इंट्रोडक्शन करा चुके हैं। अब हम पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जो मैं पढ़ाऊँगा वो PCS और SSC CGL और जितने भी वनडे एग्ज़ाम है वो आपके, हमें आशा है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में तीनों बता दिए थे। प्राचीन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बता दिए थे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव के बारे में। मानव की उत्पत्ति किससे हुई? तो मानव की उत्पत्ति जो हुआ था वो बानर से हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? तो बानर से हुआ था। मानव कपि का विकास, ठीक है, पहला जो बानर था, जो पहला आदि मानव था वो रामापिथिकस था। कौन था? तो रामापिथिकस था। ये कहाँ रहता था? तो वो पेड़ों पर निवास करता था। यानी लोग, ये जो मानव था वो भूमि पे नहीं रहता था, पेड़ों पर से ही फल फूल कंदमूल खा के अपने जीवन का निर्वाह करता था। फिर आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अब पेड़ों पे रहा, नीचे आया और अचानक ही 2 पैरों का उपयोग करने लगा, इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस बोला जाता है। यह जो मानव था सीधा चलता था। ठीक है, पहला मानव कौन था? अगर क्वेश्चन पूछ देता है वह कौन सा कपि था जो कि सर्वप्रथम सीधा चलता था, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था वो सीधा चलता था तथा अपने हाथों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। जैसे हम लोग अपने हाथों का उपयोग स्वतंत्र रूप से कहीं भी किसी भी चीज़ को उठा के कर लेते हैं, वैसे ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था ये अपने अंगों का उपयोग, अपने हाथों का उपयोग कर लिया करता था। ये कहाँ? ये केवल अफ्रीका में मिला। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहाँ मिला? अफ्रीका में। इसीलिए माना जाता है कि विश्व में आदि मानव का साक्ष्य, विश्व में आदि मानव का साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो अब अफ्रीका से प्राप्त होता है। 25 लाख BC में हमको विश्व में आदि मानव का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। अब वहीं पूछ देगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि विश्व में आदि मानव का साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो विश्व में आदि मानव का साक्ष्य हमको अफ्रीका से प्राप्त होता है 25 लाख BC में। अब अगर यही क्वेश्चन भारत के प्रति पूछ दिया जाए कि भारत में आदि मानव का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो भारत में आदि मानव का साक्ष्य दोस्तों सोहन घाटी, जो कि कश्मीर में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। जो कि हम इसको नोट्स कर लीजिएगा। इसको, ये क्वेश्चन आता है कि विश्व में आदि मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला, भारत में आदि मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस थर्ड आदि मानव था। यह पहला आदि मानव था जो कि आग जलाना सीखा। आपको पता होगा कि मानव आग जलाना कब सीखता है? तो मानव आग जलाना जब पाषाण काल में, हम पूरा पाषाण काल में पढ़ाएंगे, पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल में मानव आग जलाना जान जाता है। पर प्रयोग करना कब सीखता है? तो जब हम बताएंगे नव पाषाण काल में मानव आग का प्रयोग करना सीख लेता है। ठीक है, आदि मानव होमो इरेक्टस क्या था? आदि मानव आग जलाना जानता था। उसके बाद आता है नियंथल। यह जर्मनी में घाटी है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा नियंथल आदि मानव। यह क्या था कि शवों को पूजा सामग्रियों सहित कब्र में दफनाता था। यानी कब्र में दफनाने का साक्ष्य यहाँ से हमको प्राप्त होने लगा। ठीक है, नियंथल मानव ही जो था ये कहाँ है? जर्मनी। ठीक है, धर्म और पुनर्जन्म में भी ये लोग विश्वास करने लगे थे। कौन? तो नियंथल मानव। ठीक है, 5वां आता है होमोसेपियंस। जो हम लोग हैं, हम लोग जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? होमोसेपियंस, जो कि क्रो-मैग्न उपजाति है, उसके अंतर्गत हम आते हैं। ये क्या हुआ कि पूरे विश्व में फैल गया, स्टैंडर्ड हो गया, पूरे वर्ल्ड में ये जाति फैल गई। ठीक है, तो आप पढ़े पहला मानव, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला मानव था
आदि मानव रामाफिथिकस, दूसरा मानव था ऑस्ट्रेलोपिथिकस, तीसरा मानव था होमो इरेक्टस, चौथा आदि मानव था निएंडरथल, पांचवा था होमो सेपियंस। ये क्या होता है दोस्तों कि यूपी पीसीएस बीपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्रम वाइज पूछ देता है, तो ये आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं कि अतीत के अध्ययन के हेतु काल का विभाजन किया जाता है। इतिहास को, प्री हिस्ट्री को 3 भागों में बांटकर, पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला है पाक इतिहास, जिसको प्राग इतिहास भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री बोला जाता है। इसके अंतर्गत पाक ऐतिहासिक काल में वह काल जब हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, हमें पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है, उसी को दोस्तों पाक इतिहास कहा जाता है। ठीक है, पाक इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाएगा, तो पाक इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल, पाक इतिहास के अंतर्गत ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज इत्यादि को हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में क्या होगा, आदि ऐतिहासिक काल में मानो लिखने की जानकारी मिलती है, पढ़ने की भी जानकारी मिल सकती है, पर जो लिपि है वो चित्रात्मक पिक्टोग्राफी यानी भाव चित्रात्मक लिपि है हड़प्पा सभ्यता की, इसीलिए इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। आपको पता होगा कि पूरे विश्व में प्रथम लिपि किलाक्षर लिपि जो मेसोपोटामिया की लिपि थी वो पहली लिपि है। ठीक है, तो इसको पढ़ा नहीं गया। तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो आदि इतिहास के अंतर्गत आते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। क्या आता है, ऐतिहासिक काल 600 बीसी के बाद, 600 बीसी के बाद के काल को क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप पढ़ाएंगे हम पहले आपको जन के बाद जनपद और महाजनपद की जानकारी 600 बीसी के बाद महाजनपद काल पढ़ना है, जो कि 16 महाजनपदों के बारे में बताएंगे। बौद्ध, जैन, उसके बाद कौन वंश आता है, हर्यक डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली डायनेस्टी होती है, वो हर्यक के बारे में। ठीक है, शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में इत्यादि के बारे में हम 600 बीसी के बाद के काल को क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री के तहत कौन सा चैप्टर आएगा, तो पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो पाषाण काल को क्या बोला जाता है, स्टोन एज। ठीक है, इसका पता सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी थे, उन्होंने चेन्नई के समीप पलवरम से पाषाण काल के औजार प्राप्त किए। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे, तो आपको बता दें कि वे भूगोल वैज्ञानिक तथा पुरातात्विद दोनों थे। एक क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में आ भी सकता है, तो ये दिमाग में रख लें कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो भूगोल वैज्ञानिक तथा पुरातात्विद थे। ठीक है, तो चेन्नई के समीप से कहा पाषाण काल के औजार प्राप्त किए। इन्हीं के दोस्त एक थे किंग, इन्होंने अतिरक्कम से पूरा पाषाण काल के औजार को प्राप्त किया, जो कि हम नहीं लिखे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जब सर्वप्रथम खोज करते हैं, इसीलिए इन्हें प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री की खोज के जनक किसको माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। यह किसमें, भारत में खगोल पुरातत्विद विभाग के जनक, प्रागैतिहासिक काल के जनक किसको माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को, ना कि विश्व में। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, कंफ्यूजन दोनों में हो जाता है स्टूडेंट को। पहले क्या होता है इसमें कंफ्यूजन कि पूछ देगा अगर भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये 1861 ईस्वी में, इनके बारे में हम आपको जब हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाएंगे कि जब पेशावर से लाहौर तक रेल लाइन बिछाई जा रही थी,
तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ही ब्रंटन बंधुओं ने पेशावर से लाहौर के बीच उत्खनन में हड़प्पा के सामग्रियों को खोजे। ठीक है, इसीलिए इन्हें पुरातात्विक विभाग के जनक बोला जाता है। ठीक है, तो जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे तो हम आपको वहाँ पे इसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद एक पुरातात्विद है थॉमसन। ठीक है, पुरातात्विद थॉमसन है जो कि कोपेन संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क। आपको पता होगा सर कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन, पर ये चेंज हो गया है। अब कौन सी राजधानी हो गई है? तो बोर्नियो हो गया ना, बोर्नियो राजधानी हो गई है। दोस्तों आप लोग को पता होगा, करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, और दोस्तों आपको पता होगा कि ये डेनमार्क की राजधानी कहाँ? कोपेनहेगन में है। ठीक है, वस्तुओं के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने काल में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला आता है स्टोन एज, दूसरा ब्रोंज एज और तीसरा आयरन एज। स्टोन एज के बारे में हम आपको पढ़ाए। स्टोन एज के बारे में, स्टोन एज को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, जिसको बोला जाता है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब ही होता है पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। जो पैलियोलिथिक, पैलियो मीन्स होता है पुराना और लिथिक मीन्स होता है पत्थर यानी पाषाण, उसी को बोला जाता है पूरा पाषाण काल। पाषाण संस्कृत भाषा का शब्द है, पाषाण मतलब होता है पत्थर। इसका समय है 2 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला आता है निम्न पूरा पाषाण, दूसरा आता है मध्य पूरा पाषाण और तीसरा आता है कौन? तीसरा आता है उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये हम पूरा पाषाण काल में पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक, मेसोलिथिक के बारे में भी वही है, 2 ग्रीक भाषा का शब्द है। मेसो मीन्स होता है मध्य और लिथिक मीन्स पत्थर होता है। मध्य पाषाण काल बोला जाता है। इसका समय है 1000 बीसी से लेके 5000 बीसी तक। उसके बाद आता है दोस्तों नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज। नियो मतलब नया, लिथिक मीन्स पत्थर, इसी को बोला जाता है नव पाषाण काल। ठीक है, ये कब तक रहता है काल? 500 बीसी से लेके 3000 तक के बीसी को क्या बोला जाता है? नव पाषाण काल बोला जाता है। ठीक है, इसमें ब्रोंज एज के अंतर्गत जो थे पुरातात्विक, जो थॉमसन थे, वो कोपेन संग्रहालय की में वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटे थे। ठीक है, तो इसको भी याद आपको रख लेना है कि किसने? थॉमसन ने बांटा था। किस संग्रहालय? तो कोपेन संग्रहालय डेनमार्क में। किसके आधार पे? तो वस्तुओं के आधार पर। तो पहला स्टोन एज जो कि हम आपको बता चुके हैं। दूसरा आता है ब्रोंज एज। ब्रोंज एज किसके अंतर्गत आता है? कांस्य युग। तो कांस्य युग किसके समय में होगा? हड़प्पा सभ्यता के समय में। तांबे और टीन मिलाकर जो धातु तैयार की जाती है उसी को बोला जाता है कांसा। और हड़प्पा सभ्यता पहली चारों, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन चारों सभ्यताओं में एक पहली ऐसी सभ्यता थी जिसने तांबे और टीन मिलाकर कांसा धातु तैयार किया था। इसके पहले कोई भी सभ्यता, इसके समकालीन सभ्यता धातु नहीं तैयार की थी। ठीक है, उसके बाद आता है आयरन एज। तो आपको दोस्तों पता होगा कि जो वैदिक सभ्यता चलता है 1500 से 600, 1000 के आसपास, 1000 बीसी के आसपास हमको लोहे का ज्ञान हो जाता है। अब पूछता है कि लोहा हमको कहाँ मिला? तो लोहा हमको अंतरिजेखड़ा नामक स्थान है यूपी में, वहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है? लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद जब लोहा मिल जाएगा तो 16 महाजनपद का उदय होगा और मगध इसीलिए शक्तिशाली हो जाता है कि उसके आसपास, उसकी राजधानी के आसपास लोहे मिलते हैं। ठीक है, और लोहे मिलने के कारण ही वो जो होता है वो बहुत शक्तिशाली साम्राज्य 16 में होता है। तो और एक चीज, भारत में अगर पूछेगा भारत में सबसे पुराना पाषाण उपकरण कहाँ से मिला है,
तो बोरी महाराष्ट्र से मिले हैं, जो कि 14 लाख वर्ष पूर्व के। तो मैं पाषाण काल के बारे में आपको बता चुके थे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल होता है। उसमें हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल में 2.5 लाख बीसी से लेकर 10,000 तक बीसी तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ना है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि 2.5 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक होता है। उसके बाद आएगा पूरा मध्य पाषाण काल, 1 लाख बीसी से लेके 40,000 तक के बीसी को पूरा मध्य पाषाण काल माना जाएगा। उसके बाद आएगा उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि 40,000 से लेके 10,000 तक, 40,000 से लेके 10,000 तक। कितना? 40,000 से 10,000 तक पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक। निम्न पूरा पाषाण काल 2.5 लाख बीसी से लेकर 1 लाख तक। अब आते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। निम्न पूरा पाषाण काल में जो मानव का स्वरूप था, सबसे पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल वह काल था, इस समय क्या था? हिम युग था। हिम युग होने के कारण मानव क्या करता था कि गुफाओं, कंदमूल, फल फूल तथा मांस भक्षण करके अपने जीवन का निर्वाह करता था। पूरा पाषाण काल के अंत में ही क्या हुआ कि मानव को आग जलाना सीख लिया, यानी आविष्कार आग का कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। और पूछेगा पूरा पाषाण काल के किस काल में? तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। दोस्तों, इस समय आग से लोग परिचित थे, पर आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। आग का प्रयोग करना कब जानते हैं? नव पाषाण काल, यानी नियोलिथिक एज में आग का आविष्कार, मतलब प्रयोग करना सीखते हैं। इस समय क्या होता है कि जब आग का आविष्कार नहीं होगा तो मानव क्या खाएगा? कच्चे मांस खाएगा तथा वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को अपने जीवन में लेगा। तो ये सब पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। पूरा पाषाण काल में अब पढ़ना है निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस समय मानव का स्वरूप जो था अस्थिर था। क्या था कि मानव जो थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। ठीक है, और हिमयुग थोड़ा होने के कारण ये लोग एक जगह नहीं रहते थे। भोजन का आपको पता होगा कि जब प्रोडक्शन, कृषि का आविष्कार नहीं हुआ, कृषि नहीं हो रहा होगा, तो मानव एक जगह से दूसरे जगह तक भोजन की तलाश में भटकेगा। इसमें क्या होता है कि मानव भोजन का उत्पादक नहीं होता है, यानी उत्पादन नहीं करता है। क्या होता है? तो इस समय मानव भोजन का संग्राहक होता है, कंज्यूमर होता है। ठीक है, उसके बाद इनका भोजन क्या था तो आपको बता चुके हैं कि शिकार करके, ठीक है, फल फूल खा के ये अपने जीवन को निर्वाह करते थे। ठीक है, अब आता है इस काल में उपकरण। तो इस काल में उपकरण 2 प्रकार के मिले हैं। हैंड एक्स, हैंड एक्स का मतलब आप जानते हैं हाथों से बनी कुल्हाड़ी, और चॉपिंग। ये नदियों में जो पत्थर घिस जाते थे उसी को बोला जाता है चॉपिंग। ठीक है, इस काल के उपकरण को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों? तो 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ये कहाँ प्राप्त हुई? पंजाब के सोहन घाटी क्षेत्र से। सोहन घाटी क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों माफ कीजिएगा, पाकिस्तान में है। सोहन घाटी पाकिस्तान से हमको प्राप्त हुई, इसीलिए इस संस्कृति को, चॉपिंग को सोहन घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है हैंड एक्स। हैंड एक्स मद्रास के अतिरम पक्कम, ठीक है, मद्रास के अतिरम पक्कम से तथा वादम दुराई से खोजा गया, मिला, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मद्रास संस्कृति भी इसको बोला जाता है। इस समय मानव के बारे में भी साक्ष्य मिलता है। नर्मदा नदी की हथनौर से मानव खोपड़ी का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। निम्न पूरा पाषाण काल में ही हमको नर्मदा नदी की हथनौर से मानव खोपड़ी के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। उसके बाद आइए पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल। ठीक है, इस समय भी मानव जो था अस्थिर और बर्बर था।
यानी एक जगह नहीं रहता था, घुमक्कड़ जीवन जीता था। जैसे दोस्तों आप पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में जो आर्य आते हैं मध्य एशिया से आते हैं, ठीक है, मध्य एशिया से आते हैं तो वो भी घुमक्कड़ होते हैं। अपने पशुओं को चारागाह की तलाश में वो धीरे धीरे हमारे मध्य एशिया में आते हैं और आकर सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर ठहर जाते हैं और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल होते होते ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो सबसे जो सरयू नदी है, सरयू नदी के किनारे तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। इस समय भोजन मानव शिकार करके ही करता था, कंदमूल फल फूल खा के, यानी प्राकृतिक वनस्पतियों से जो भी चीज़ें प्राप्त होती थी उसे खाते थे। इस समय पत्थर के फलक से उपकरण बनता था, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, फलक संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति कहा जाता है। तो ये हो गया पूरा मध्य पाषाण काल। अब आइए उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। इस समय भी मानव अस्थिर और बर्बर था, शिकार करके पेट भरता था, तथा इस समय उपकरण क्या थे, तो तछड़ी, बेधक और बेधनिया। पूछ देता है कि चॉपर, चॉपिंग और हैंड एक्स जो उपकरण है वो किस काल के हैं, पूरा पाषाण के किस काल के हैं। तो आपको ऑप्शन डाल देगा निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक के बारे में बीपीएससी में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको दे देगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये निम्न पूरा पाषाण काल में ही चॉपर, चॉपिंग, टेबल संस्कृति तथा हैंड एक्स, ये दोनों, और ये भी स्थान भी पूछ देगा कहाँ से, तो पंजाब की सोन घाटी से। हैंड एक्स वादन दुरई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मद्रास संस्कृति बोला जाता है। इस समय भी मानव शिकार करके पेट भरता था, ठीक है। उपकरण में तछड़ी, बेधक, बेघनिया, ठीक है। यहाँ से एक साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है, मानव का साक्ष्य मिला है, लोहदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति हमको प्राप्त हुई है। तो पूछ देगा कि लोहदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति किस काल से प्राप्त हुई है, तो उच्च पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुई है, ठीक है दोस्तों। इसी समय मानव रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करने लगा। आपको पता होगा कि गुफाओं का प्रयोग करने लगा। आपको पता होगा कि आदमी अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे आज अपनी सेफ्टी के लिए हम कोरोना वायरस से घर में रह रहे हैं, उसी तरह मानव पशुओं से बचने के लिए कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था या नदियों के किनारे रहता था, पर्वतों वाले जगहों पे रहता था। इसी समय क्या हुआ, होमोसेपियंस, जो आपको बताए थे जब मानव कपि के बारे में पढ़ा रहे थे, जो आधुनिक मानव है, जो होमोसेपियंस जो है, उसका उद्भव इसी उच्च पूरा पाषाण काल में ही दोस्तों होता है। तो पूछ देता है होमोसेपियंस का उद्भव पूरा पाषाण काल के किस युग में होता है, तो होमोसेपियंस का उदय उच्च पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल जो कि पहला। अब आएंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल की जानकारी 10,000 से 5,000 तक बीसी तक। इस समय भी मानव क्या था, भोजन का संग्राहक ही था, भोजन का उत्पादक नहीं था, क्योंकि वो कृषि करना नहीं जानता है। कृषि करना कब जानेगा, नवपाषाण काल में। तो कृषि नहीं करेगा तो भोजन को इकट्ठा करेगा, और इस समय आग का प्रयोग करना भी नहीं जानता, तो कच्चा मांस खाएगा, ये आप सब जानते हैं। शिकार करेगा, शिकार करके अपना पेट भरेगा, ठीक है। इस समय भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी 1857 में सीके कलाइकल ने विंध्य क्षेत्रों से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। कौन खोजा, तो ये आपको पता करना होगा कि जैसे मध्य पाषाण काल की जानकारी किससे पता चला, तो 1857 में सीके कलाइकल से प्राप्त हुआ। वो कहाँ, किस क्षेत्र से, तो विंध्य क्षेत्र से। लघु पाषाण उपकरण कहाँ से मिले, तो विंध्य क्षेत्र से सीके कलाइकल ने 1857 में खोजा, ठीक है। उसके बाद इसके जो औजार होते थे दोस्तों, छोटे छोटे पत्थरों से बने होते थे। किससे बने होते थे, छोटे छोटे पत्थरों से बने होते थे।
इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण, यानी छोटे, सूक्ष्म मीन्स छोटे और पाषाण मीन्स पत्थर कहा गया है। इस समय के उपकरण जो थे चट, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बोरर, पॉइंट, एज, अगेट और जैस्पर इत्यादि तरह के उपकरण इस समय मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। भारत में मानव अस्थिपंजर का मिलना शुरू कब से होता है, तो यही मध्य पाषाण काल से ही भारत में मानव अस्थिपंजर मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसी समय मानव पशुपालन करना सीखा। किस काल में मानव पशुपालन करना सीखा, तो आपको पूछ देगा एग्जाम में कि मानव ने प्रथम पशुपालन करना किस काल में सीखा, तो ऑप्शन दे देगा। तो मानव ने पशुपालन करना मध्य पाषाण काल में सीखा। और पूछ देगा कि प्रथम पालतू पशु कौन था, जैसे पूछ देता है प्रथम पालतू पशु, तो प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। मवेशी में भेड़ बकरी थे, तो इस समय ये लोग खोजे गए। और इसका साक्ष्य पूछता है कि इसका साक्ष्य, प्रथम पालतू पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो प्रथम पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ एमपी तथा बाघौर ये राजस्थान में पड़ता है। वहां से हमको पशुपालन की साक्ष्य हमको प्राप्त होती है। अब यहाँ प्रथम बस्ती का साक्ष्य भी क्या होता है कि मानव में परिवर्तन होता है और ये आके मैदानी क्षेत्रों में एक साथ रहने लगते हैं, कबीले के रूप में रहने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रथम बस्ती का साक्ष्य हमको आदमगढ़ से प्राप्त होता है। आदमगढ़ कहाँ है दोस्तों, तो आदमगढ़ एमपी में है। कहाँ है, और एक है मेहरगढ़, इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आदमगढ़ में बस्ती का साक्ष्य मिला है और मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला है। आदमगढ़ एमपी में है और मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। तो इसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद भोजन क्या करते थे, तो भोजन भी वहीं कंदमूल, फल फूल, कच्चे मांस किया करते थे तथा शरीर को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया करते थे। यानी ये भोजन के संग्राहक थे, उत्पादक नहीं थे, यानी उत्पादन करना नहीं जानते थे। मध्य पाषाण काल के लोग शवों को दफनाते थे, जिसका हमको साक्ष्य सराय नहर एवं महदहा प्रतापगढ़ से हमको प्राप्त होता है। ठीक है। और क्वेश्चन पूछ देगा, एक साथ कुत्ते तथा मानव की खोपड़ी के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आदमगढ़ एमपी से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा चुके थे। अब देखिए नव पाषाण काल, जिसको बोला जाता है नियोलिथिक एज। ठीक है। नियोलिथिक एज बोला जाता है। तो सबसे पहले आता है किसी भी चीज़ का प्रयोग, मतलब सबसे पहले कौन किया, तो नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबॉक ने 1865 में बीसी एडी में प्रकाशित किया, जो कि इनका बुक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है। इस समय क्या मानव था, इस समय मानव कृषि करना सीख लिया। क्या करना सीख लिया, कृषि करना सीख लिया, यानी मानव अब भोजन का उत्पादक हो गया। ठीक है। और प्रोडक्शन यहाँ पे करने लगा। उसके बाद मानव ने पशुओं को भी बड़े मात्रा में पालना शुरू किया, जैसे कुत्ता हो गया, भेड़ बकरी हो गए, बैल हो गए और अन्य जंगली जानवर हो गए। ठीक है। और जो औजार बनाए जाते थे इस समय नवपाषाण काल में, पत्थरों के औजार बनाए जाते थे जिस पे पालिश किया जाता था। मृदभांड भी बनाते थे। मृदभांड बर्तन किसके बनते थे, मृदभांड मतलब होता है बर्तन होता है। ये मृदभांड बनना शुरू कब हुआ, तो नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ। आग का प्रयोग करना सीखा। आपको पता है दोस्तों कि हम आपको बता चुके हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव आग का आविष्कार तो कर लिया, पर आग का प्रयोग करना नहीं सीखा था, जो कि आकर
नवपाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीखा। तो दोस्तों जब आग से परिचित हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कच्चे मांस तो नहीं खाएगा, भोजन पकाकर खाएगा। और कृषि होने के चलते ये भी होता है कि जो अस्थिर बर्बर जनजाति थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, अब वो क्या हो गए कि एक जगह स्थिर रूप में रहने लगे, क्योंकि वो कृषि करना सीख लिए थे। अब इनका वस्त्र क्या था, पूछता है नवपाषाण काल में इनके वस्त्र क्या थे। तो इनके वस्त्र पशु चर्म यानी पशुओं के चमड़ा से बने होते थे तथा पत्तों एवं छालों का प्रयोग करते थे। ठीक है, पत्थर एवं छालों का प्रयोग नवपाषाण काल के लोग करते थे। आविष्कार के रूप में पहिए का आविष्कार हुआ तथा कुंभकारी की शुरुआत, यानी जो बर्तन बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नवपाषाण काल से ही हमको शुरुआत हुई। उसके बाद ये लोग मरणोपरांत जीवन, पुनर्जन्म, चक्र विश्वास की अवधारणा हमको इस नवपाषाण काल में हमको मिलती है। इस समय इस काल में अंत्येष्टि संस्कार भी किया जाता था, जिसमें पहला है शिष्ट समाधि। यह आयताकार खाई के चारों ओर पाषाण के संदूक में रखा जाता था, शव को रखा जाता था, इसीलिए इसको शिष्ट समाधि कहा जाता है। दूसरा है पीठ सर्कल, यानी गोलाकार क्षेत्र में रखा जाता था, शव को मोड़कर, वो हो गया पीठ सर्कल हो गया। दूसरा हो गया कैंस कर्ल। ठीक है, नवपाषाण काल में ही कृषि का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। तो कृषि का साक्ष्य, बस्ती का साक्ष्य हम आपको बता चुके हैं। बस्ती का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है दोस्तों, तो एमपी से। पर कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला। तो आपको पता हो गया होगा कि कृषि का साक्ष्य यानी कृषि करना किस काल में मानव सीखता है, तो नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में होता है, तो नवपाषाण काल में। कुंभकारी का आविष्कार किस काल में होता है, तो नवपाषाण काल में ही होता है, जिसका साक्ष्य मेहरगढ़ से गेहूं के 3 एवं जौ की 2 किस्मों के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। ठीक है, इसके बाद एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है। पूछ देगा कि एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये बुर्ज होम। कहाँ पड़ता है ये, बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में को क्या कहा जाता है, चाल को लिथिक एज बोला जाता है, जो कि 3500 बीसी से लेकर 900 बीसी तक होता है। इसको 2 फेजों में बांटा जाता है। पहला फेज को बोला जाता है पूर्व सैंधो ताम्रपाषाण काल तथा दूसरा फेज 1700 से 900 बीसी तक होता है, जिसको बोला जाता है उत्तर सैंधो पाषाण काल। ठीक है, इसमें क्या था कि इस समय पत्थर का प्रयोग अधिक होता था तथा ताम्र का प्रयोग कम होता था। ताम्रपाषाण, तांबे और पत्थर मिला के जो औजार बनाया गया उसी को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अब हो गया इसमें फेज 2 में ताम्र अधिक होता है और पत्थर का प्रयोग कम होने लगता है। ठीक है, अब इसमें पूर्व सैंधो ताम्रपाषाण में बहुत सारी संस्कृतियां थी, जैसे क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, आमरी और नाल संस्कृति, झोब संस्कृति, कोट दीजी संस्कृति तथा पूर्व हड़प्पा। ठीक है, ये सब क्षेत्र कहाँ पाए गए, उत्तर पूर्व सैंधो ताम्रपाषाण काल के क्षेत्र हमको पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब से हमको प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद आता है फेज 2, जिसमें ताम्र अधिक और पत्थर का कम प्रयोग होता है, जिसमें संस्कृतियां आती है। कायथा संस्कृति पूछ देता है कि कायथा संस्कृति किस काल की संस्कृति है, तो कायथा संस्कृति ताम्रपाषाण के उत्तर सैंधो की संस्कृति है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा, जैसे मालवा संस्कृति के बारे में आपको पूछ देगा कि मालवा संस्कृति ताम्रपाषाण काल के किस संस्कृति से, किस काल से संबंधित है, तो उत्तर सैंधो काल से संबंधित है। ठीक है, ये सब संस्कृतियां, जोरवे संस्कृति एक हो गया,
ये कहाँ हमको मिले? तो नर्मदा घाटी एमपी तथा बनास घाटी। बनास जो है नदी है, बनास किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो बनास नदी लूनी की सहायक नदी है। राजस्थान में आपको पता होगा कि कौन कौन सी नदियां बहती हैं? बनास, लूनी, नर्मदा, जो कि लूनी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो ये गोदावरी घाटी में पड़ता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह पहली बार स्पष्ट रूप से ग्रामीण बस्तियां बनी थी, ठीक है, विकसित हुई थी। इसी समय जो मृदभांड होते थे हाथ तथा चाक से बनने लगे। किसके सहित? आधार रहित, बेस उसमें होता था। मृदभांड कैसे होते थे? तो लाल तथा काले रंग की चित्रकारियां बर्तनों पे हुई होती है। तो पूछ देगा लाल और काले रंग की चित्रकारियां किस पे होती है? तो इसी के समय होता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर? आप लोग प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा तो फिर हम और मेहनत करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। आप लोग, हमको विश्वास है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखेंगे और जो भी कमियां हमारे में होगी वो कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि आप लोग से ही हम लोग का, हाँ, आप लोग ही हम लोग के सब कुछ हो। इसलिए जो भी कुछ करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूर दूर तक फैलाओ, और हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।